प्रिय बच्चों, हम लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक, अप्रतिम निबंधकार, आलोचक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। इस पर प्रश्न भी दिए गए हैं। उन्हें लिखने और बार बार पढ़ने और याद करने की आवश्यकता है। अब उनकी रचना महाकवि माघ का प्रभात वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत में एक बहुत बड़े महाकवि हुए हैं जिनका नाम है माघ। माघ के विषय में सुप्रसिद्ध श्लोक है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, भारवी महाकवि भारवी अर्थ गौरव के लिए सुप्रसिद्ध हैं और काव्य में पद लालित्य के लिए महाकवि दंडी सुप्रसिद्ध हैं। किंतु माघ महाकवि में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम में कवि ने प्रभात काल का जो सुंदर चित्रण किया है और मानवीय करण अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रकृति को मानव के रूप में देखने का प्रयास किया है, उसके प्रति अपनी आत्मीयता व्यक्त की है। इस तरह से कवि ने हम मनुष्यों का प्रकृति के साथ सार्थक जुड़ाव कितना आवश्यक है, यह दर्शनीय है। लेखक ने बड़ी सजीवता एवं गंभीरता के साथ बड़ी ही कवित्वपूर्ण शैली में महाकवि माघ का प्रभात वर्णन लिखा है। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तऋषियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के समान जिसका जुआ जहाँ बैलों के कंधे लगते हैं ऊपर को उठ गया। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर शकटासुर, शकट माने गाड़ी होता ही है, शकटासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण के पालने में श्री कृष्ण ने पड़े ही पड़े। खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग अर्थात पिछला भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं। छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री भी इस की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम पड़ती है, यानी भोर की का जो प्रकाश वह हंस सी रही है। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया जब तक यह मेरी संगति में रहा तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा
चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त होने समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद है। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं, कुमकुम मिश्रित समान सफ़ेद। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब यानी प्रतिबिंब परछाई की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं, कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के समान सदृश। उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधु दिशा रूपी वधु का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधु के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है, पर अभी भी पूरे बंद नहीं हुए। उधर कमल खिलने को है, पर अभी पूरे खिले नहीं। एक की शोभा आधी रह गई है और दूसरे को आधी प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं, और गुंजा रव के बहाने दोनों ही की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था, उस समय वह बहुत ही लावण्यमय, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक। उसने सोचा, यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन कुमुदिनियों को काबेलियों के साथ हंसी मजाक ही करें। अतएव वह उनकी शोभा के साथ हास प्रयास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर अर्थात किरण जाल, स्रस्त अर्थात शिथिल हो गया। इससे वह दूसरी दिगंगना यानी दिशा रूपी स्त्री पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अर्थात सूर्य अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। तथापि अर्थात फिर भी उसके सारथी रथ हाँकने वाला अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर अर्थात अंधकार का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, शत्रुओं को हराने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी। निरुपाय होकर के वह भाग चली। रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या। सो अरुण कमलों ही को अपना आप इस अल्प वयस्क सुता सदृश पुत्री के समान संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। मधुप मालाओं से भंवरा मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों को ही को काजल लगी उसकी आंखें जानी। पक्षियों के कलकल शब्द ही को
उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने यह कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई।